चलें जी, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल हम लोगों ने ये देख लिया था कि आपके पास अगर ये सिचुएशन हो कि एक ही क्वेश्चन में अगर हम टी अकाउंट बनाएं और उसी क्वेश्चन का अगर हम रनिंग बैलेंस लेजर बनाएं, तो हमने ये देखा था कि सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। सोल्यूशन आपका जो अल्टीमेट बैलेंस है वो नेचुरली सी बात है सेम ही आएगा। फिर हमने ये चीज देख ली थी कि रनिंग बैलेंस लेजर में किस तरीके से हम बैलेंस की नेचर के बारे में जिक्र करते हैं, और हमने ये भी देख लिया था कि हमें बैलेंस के नेचर की जिक्र करने की जरूरत क्यों आती है। अब वो इसलिए आती है ताकि हम ट्रायल बैलेंस बनाए, राइट। और ट्रायल बैलेंस में आपके पास डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स होते हैं, तो उसमें आपने जो डेबिट नेचर का आइटम है उसको डेबिट में लिखना है, जो क्रेडिट नेचर का आइटम है उसको क्रेडिट में लिखना है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, कल हमने C3 क्लास में अटेम्प्ट किया था। अब हम कोशिश ये करेंगे कि जो छोटे छोटे सवाल हैं ऐसे जो हम क्लास में अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो हम क्लास में मैं बीच बीच में कराया करूंगी, ताकि आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस भी होती रहे, ठीक है। तो C3 अल्हम्दुलिल्लाह ट्रायल बैलेंस और रनिंग बैलेंस जो लेजर्स थे वो आप लोगों ने विद इन 20 मिनट्स कर दिए थे, राइट। बिफोर मैंने शायद टाइम दिया था 10:53 का, तो बिफोर दैट मोहसिन और उस्मान हम दोनों ने जो है उसको अटेम्प्ट कर लिया था, तो दैट्स वेरी गुड, राइट। फिर इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि आपने C4 भी कंप्लीट करना है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन टी अकाउंट फॉर्म। ये हो गया था मोहसिन, ये वाला किया आपने, ठीक है। तो मैं अभी उसके सॉल्यूशन आपके सामने रख देती हूँ। C2 का जो आपके पास सॉल्यूशन है वो आया, सॉरी C2 नहीं C3, ठीक है। C3 का जो सॉल्यूशन है वो मैंने कल आप लोगों को चेक करा दिया था। ये मैं अपलोड तो नेचुरली सी बातें नहीं करूंगी, लेकिन मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिया था, राइट। और ये आपके पास C4 का सॉल्यूशन है, ठीक है। C4 के अंदर भी हम बैलेंस, उस पर ट्रायल बैलेंस पे चले जाते हैं डायरेक्टली। फॉर्मेट तो अब आपको आ गया, राइट। फॉर्मेट अब आपको आ गया, अब आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में आ जाते हैं। तो ये आपके पास ट्रायल बैलेंस आ रहा है C4 का, चेक कर लें इसको मोहसिन। बैंक हर बैलेंस को चेक कर लें, ठीक है, हर बैलेंस को चेक कर लें। बैंक का बैलेंस इतना है, कैपिटल का क्रेडिट है, कैश का ये है, ठीक है। चेक कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, अगर कहीं पे इश्यू होगा तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। जी मोहसिन, कर लिया चेक आपने? किसी में कोई सेल्स बैलेंस डिफरेंट है? सेल्स का क्या है आपके पास? सेल्स का आपके पास आना चाहिए 64,900। देख लेते हैं इसको। तो जब हम C4 में जाते हैं, तो मैं इसका टी अकाउंट भी आपके सामने खोल देती हूँ। टी अकाउंट इसका है सेल्स, ये रहा, ये रहा, ये आपके पास इसका टी अकाउंट है। चेक कर लें, अगर इसमें किसी एंट्री में इशू है तो वो हम आप मुझे बता दें कहाँ पे आपने, कौन सा आपने एंट्री नहीं ली हुई है, एक्स्ट्रा क्या ली हुई है। हाँ जी, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, जल्दी से बता दें। आपके पास जो सबसे पहला है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹11,000, तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट
ठीक है, 11,000। फिर आपके पास आता है सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 9,900 टू रफी, 9,900 टू रफी। फिर उसके बाद है 12,100 आजम को, 12,100 आपने आजम को सेल किया। फिर उसके बाद सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अमीन 10,450 एंड आरिफ 1,760, 10,450 1,760, ये सेम डेट पे आपने 2 सेल्स की थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाकी सारी वो हैं, तो सारी परचेजेस है, राइट। वी रिटर्न गुड्स, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3850, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3850, राइट। और देखते हैं, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है। कौन सी एंट्री, देखो सेल्स कभी भी डेबिट साइड पे आपने कहीं लिखनी नहीं है, राइट। अगर कोई चीज डेबिट होनी है, सेल्स अगर आपकी रिवर्स हो रही है, तो उसके लिए हम सेल्स रिटर्न का अकाउंट खोलते हैं, राइट। तो ये बात अपने पास लिख लो, सेल्स किसी भी हाल में सेल्स के अकाउंट में कोई डेबिट एंट्री नजर ही नहीं आ रही होगी आपको। लाइकवाइज इस लेवल पे आपने क्या सीखना है, आपने ये करना है। इसी तरह परचेजेस हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट कभी भी नहीं होगा। सिर्फ एक सिनेरियो में डबल एंट्री पास करते हुए मैं आपको परचेजेस को क्रेडिट करूंगी, वो हम आगे जाके देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट टी अकाउंट में कभी भी वो क्रेडिट साइड पे नहीं आएगा। आपने अभी इस पॉइंट पे ये याद रखना है, सेल्स कभी भी डेबिट नहीं होगा, परचेजेस कभी भी क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने आप को वो कर लें, चेक कर लें। और बाकी सब ठीक है बिल्कुल, चले जबरदस्त। तो हमने काफी हद तक ये चीज देख ली है कि आपके पास जो लेजर्स बनते हैं और जिस तरह से आपका ट्रायल बैलेंस बनता है, ये तो बिल्कुल क्या थी, बहुत ही सिंपल किस्म की ट्रांजैक्शंस थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रांजैक्शंस थी। अब हम जरा एक दफा इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, C2, क्वेश्चन नंबर C2 है, ठीक है। ये भी मैं आपको अभी थोड़ा सा डिस्कस करके होम असाइनमेंट में दे दूंगी। और इसके अलावा एक और आईकैप का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको वो भी होम असाइनमेंट में देना है। एक तो आपके पास ये C2 है और दूसरा है आपका पास्ट पेपर्स का, मैं आपको लिखवा दूंगी, उसका मेरे पास सॉफ्ट में नहीं है, ठीक है, लेकिन वो आपके पास अवेलेबल होगा। ऑटम 2014 का है, क्वेश्चन नंबर 8 अब्दुल्ला वाला, ठीक है। अब उसमें भी अब्दुल्ला में भी थोड़ी सी डिफरेंट सी चीजें आ सकती हैं आपके पास, थोड़ी सी एक दो उसमें से चीजें हैं जो कि हमने अभी तक नहीं पढ़ी हुई, तो उसमें आपने टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी कि ये मुझे नहीं आ रहा है, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, ठीक है। मैं भी आपके सामने वो खोलूंगी। पहले हम C2 को डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, और फिर ये मैंने आपको होमवर्क में देना है, ठीक ठीक है जी। तो अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट में क्या क्या है। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2004, यानी कि हमें जर्नल एंट्रीज लिखनी है, राइट। अब इसमें सवाल ये आता है, क्या नरेशन लिखना जरूरी है या नहीं, क्या करेंगे आप, नरेशंस लिखना जरूरी है या नहीं। इसमें इसने आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी है, इसमें आपको मार्क्स भी नहीं पता, 15 मार्क्स इसमें गिवन है, ठीक है, 15 मार्क्स इसमें गिवन है। तो इसमें एलोकेशन कुछ इस तरह से होगी कि नेचुरली सी बात है, आपका जो रनिंग बैलेंस, आपके जो लेजर्स हैं, हो सकता है इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स एलोकेटेड हो, राइट। तो उसके हिसाब से भी अगर हम इसको इक्वली देखें तो 5 मार्क्स 5 मार्क्स 5 मार्क्स, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें हो सकता है आपके पास थोड़े कम मार्क्स हो। कितनी ट्रांजैक्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन दैट, 1 2 3 4 5, राइट। तो हो सकता है इसमें, चलो इसमें भी मुझे लग रहा है हो सकता है 5 मार्क्स ही होने चाहिए। लेजर अकाउंट्स में ज्यादा होंगे, ट्रायल बैलेंस में हो सकता है कम मार्क्स आपके एलोकेटेड हो। तो करना आपने क्या है, 5 ही आपके पास ट्रांजैक्शंस हैं, उन 5 की आपने जर्नल एंट्रीज पास करना है और 5 ही मार्क्स आप मैक्सिमम चले एलोकेट कर दें, 5 मार्क्स, राइट। तो इन मार्क्स को देख के लग रहा है कि यस नरेशन इसमें लिख लें तो बेहतर है, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी कम है और उसके हिसाब से लग रहा है कि हर ट्रांजैक्शन को इन्होंने 1 मार्क्स को एलोकेट किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नरेशंस को हो सकता है एग्जामिनर टेस्ट कर रहा हो, उसके बैक एंड पे उसके दिमाग में ये हो कि आपने नरेशंस भी लिखनी है, ठीक है। तो हमने ये चीज देखनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये ट्रांजैक्शंस होती हैं 10 के करीब, और हम फिर देखते हैं कि अच्छा फिर 5 मार्क्स उस हिसाब से बनते हैं, अगर हम इक्वली देखें भी, अगर 10 ट्रांजैक्शंस हैं तो चलो ठीक है, फिर इसका मतलब है कि आप थोड़ा बहुत उसको फोरगो कर सकते हो, राइट। तो इस नरेशन लिखना या ना लिखना ये एक किस्म का आपके सिनेरियो पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। इधर आपने नरेशन लिखनी है तो बेहतर होगा, राइट।
तो अब इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें है रिजवान ओपन अ बैंक अकाउंट। अच्छा, पहले तो आपके पास जर्नल एंट्रीज हो गया, फिर दूसरा आपके पास क्या है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन 3 कॉलमनर रनिंग बैलेंस फॉर्म आता है बिल्कुल, और कोड्स भी इन्होंने दिए हुए, वेरी गुड। प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एज ऑफ 31 जुलाई 2004। अब इसमें डिस्कशन वाला पॉइंट क्या है वो इधर आ जाए। अब ये कह रहा है आपके पास सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है, रिजवान ओपन अ बैंक अकाउंट in the name of the business with a deposit of 4,50,000 कैश, राइट। तो ये बात मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके पास कैश का टर्म बेसिकली क्या यूज होता है, जनरल सेंस में यूज होता है। कैश का मतलब है पेपर मनी, राइट। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि जी मैंने कैश को यूज करते हुए बैंक अकाउंट खोला, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली क्या ट्रांजैक्शन आती है, और इसका मतलब है हमने बैंक को डेबिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है। बिल्कुल ठीक, होना यही चाहिए। अब क्या करेंगे, अब जरा क्वेश्चन में वापस से आए। अब आपको यहाँ पे नीचे लेजर्स भी दिए हुए, अकाउंट टाइटल एंड अकाउंट नंबर्स, राइट। कोड्स भी दिए हुए हैं आपको, तो अब आपको कोड्स, इसका मतलब है हर आइटम के लिए आपके पास कोड मौजूद होगा और आपको वो इस्तेमाल करना है। लेकिन जब आप नीचे इस लिस्ट में स्किम करते हैं तो आपको बैंक के नाम का कोई कोड नजर नहीं आ रहा, राइट। बैंक के नाम का कोई कोड है ही नहीं, तो क्या हो गया, क्वेश्चन में गलती है। हम अपनी तरफ से कोई बना लेते हैं, काम करते हैं, 02 लिख देते हैं बैंक के लिए। नहीं, आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना। तो फिर आपके पास क्या अवेलेबल है, आपके पास कैश के लिए एक कोड गिवन है, तो आप यही वाला अकाउंट खोलेंगे। यानी कि अब आपने जो टर्म्स इस्तेमाल करने हैं वो बैंक नहीं होगा, क्योंकि अकाउंट टाइटल अब इसका क्या है, कैश डेबिट करेंगे। अकाउंट कोड क्या है, 01 या 1, जो भी क्वेश्चन में गिवन है। और कैपिटल का कोड आपके पास क्या गिवन है, कैपिटल का है रिजवान कैपिटल 50, राइट। क्लियर होगी बात मोहसिन। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इन्होंने फिर, हाँ हाँ बिल्कुल, अगर बैंक का कोड, अगर फॉर एग्जांपल कैश का भी कोड दिया हुआ है क्वेश्चन में और बैंक का भी कोड गिवन होता, तो नेचुरली सी बात है हमने बैंक का ही पिक करना था। लेकिन यहाँ पे बैंक का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे सिर्फ कैश का दिया हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, आगे जाके अगर कोई कैश इन हैंड वाली भी कोई ट्रांजैक्शन होती तो वो हम किस लेजर में डालते, इसी लेजर में डालते हैं, राइट। लेकिन है नहीं, इसमें सारी की सारी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू ही है, ठीक है, यानी कि बैंक इन्वॉल्व है। तो इससे आपने इस तरह की चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, अपनी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं लेकर आनी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। बैंक का लेजर कोड खुद से नहीं बना सकते, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी को आप यूज करेंगे, राइट। एग्जैक्टली, पहले कोड चेक करें, पहले पूरा क्वेश्चन स्टडी करेंगे ना। मैं तो अभी डायरेक्टली शुरू हो गई हूँ। हम क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, राइट। एक दफा में आइडिया हो जाता है, 15 मिनट में आपने यही काम करना है, आपने क्वेश्चन रीड आउट करना है, आपने माइंड मैपिंग कर लेनी है। अच्छा ठीक है, बैंक डेबिट होगा, लेकिन नहीं, नीचे तो कैश गिवन है, बैंक तो है ही नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पहले आप पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, या चले, जब जर्नल एंट्रीज जब पास कर रहे होंगे, जब लिख रहे होंगे, और जब उसके आगे आपको कोड भी लिखना होगा, पूरे कॉलम्स बनाने हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, कोड, डेबिट और क्रेडिट, राइट। तो जब आप बैंक का कोड ढूंढने जाएंगे तो आपको मिलेगा ही नहीं, आपको सिर्फ कैश का कोड नजर आएगा। तो उस टाइम पे जाके आप करेक्शन तो कर ही लेंगे ना, ये चीज आपकी पकड़ी जाएगी इन एनी केस। अब जरा सेकंड ट्रांजैक्शन पर आ जाए। सेकंड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, purchased land to be used as a parking lot for a total price of rupees 1.4 million, यानी कि लैंड डेबिट, लैंड का कोड 20। तो जर्नल एंट्री आपने इस तरह से लिखनी है, जुलाई 2, डेबिट में आपने लिखना है, मतलब अगले पर्टिकुलर्स में आपने पहले लिखना है लैंड, उसके आगे कोड 20 कोड के कॉलम में, और डेबिट कॉलम में 1.4 मिलियन। आगे वो क्या कह रहे हैं, a cash down payment of rupees 2,80,000 was made। 1.4 मिलियन के अगेंस्ट आपने डाउन पेमेंट का मतलब है उसी टाइम पेमेंट कर देना। किसी को ये बात नहीं भी पता थी, पेमेंट का टर्म तो इस्तेमाल हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2,80,000 वाज मेड, यानी कि आपने पेमेंट कर दी। कैश से रिलेटेड एक ही अकाउंट है, कैश और बैंक को अलग अलग नहीं रखा हुआ, तो कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा कोड 1 2,80,000 से। और आगे वो क्या कह रहा है, अ नोट पेएबल वाज इशूड फॉर द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस।
तो ये नोट पेएबल क्या है, इस लेवल पे आप सिर्फ इतना ही समझ लें, नोट पेएबल इज अ टाइप ऑफ अ लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटीज में भी आपके पास मुख्तलिफ किस्मों की होती हैं। हम क्या पढ़ चुके हैं, हम अकाउंट्स पेएबल पढ़ चुके हैं, राइट। सप्लायर से हमने क्रेडिट पे कोई चीज खरीदी तो हम उसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स पेएबल है, वो हमारा ट्रेड पेएबल है। ये हमारे पास क्या चीज है, एक स्पेशल किस्म की लायबिलिटी होती है नोट्स पेएबल के नाम से। तो नोट पेएबल वाज इशूड से मुराद ये है कि इसमें आप एक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट इशू करते हो, रसीद इशू करते हो, ठीक है, उसका नाम होता है नोट पेएबल। तो आपने क्या किया, जो रिमेनिंग अमाउंट था, तो आपने क्या करना है, 1.4 मिलियन में से 2,80,000 की तो पेमेंट कर दी, रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, 1,120,000, राइट। उसके लिए आपने क्या कर दिया, एक लायबिलिटी खड़ी कर दी, और उस लायबिलिटी का नाम अकाउंट पेएबल नहीं होगा, नोट्स पेएबल, कोई और पेएबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नोट्स पेएबल होगा, जिसका लेजर कोड है 20। ठीक है मोहसिन, तो इसमें इस तरह की चीजों में टेंशन नहीं लेनी, बस पेएबल लिखा हुआ है यानी कि लायबिलिटी है। और वैसे भी आपको डबल एंट्री को बैलेंस करना है। डेबिट साइड पे 1.4 मिलियन आ चुका है, क्रेडिट साइड पे 2,80,000 आ चुका है, देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 1,120,000, और वो नेचुरली सी बात है, फिर आप लायबिलिटी लिख लोगे उसके ऊपर, नोट्स पेएबल वाली, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे इसको, इसका सोल्यूशन भी फिर मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूंगी। मोहसिन, मैं आपके सामने इसका ट्रायल बैलेंस खोल देती हूँ, आप इसको फिर चेक कर ले वहां से। ये रहा ट्रायल बैलेंस, स्टेडियम पार्किंग, ऐसे बनेगा ट्रायल बैलेंस में। थर्ड एंट्री ठीक है, मैं भी समझाती हूँ। ट्रायल बैलेंस में भी हमने क्या किया था, कल हमने जो इसका वो देखा था, फॉर्मेट देखा था, उसमें हम क्या करते थे, पर्टिकुलर कोड, डेबिट और क्रेडिट। तो कैश का कोड 1 और कैश का जो डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस होगा, कैरेट डाउन जो होगा वो हमने इधर लिख देना है डेबिट साइड पे। अच्छा जी, तो आपकी थर्ड एंट्री क्या कह रही है, थर्ड ट्रांजैक्शन है, कंस्ट्रक्टेड अ बिल्डिंग फॉर ₹40,000 कैश, द परचेज प्राइस इंक्लूडेड इंस्टॉलेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द पार्किंग लॉट। क्या इसमें कंफ्यूजन क्या है, वो सिर्फ आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो 40,000 रुपीज की वो है ना कंस्ट्रक्शन की प्राइस है, इट इंक्लूडेड इंस्टॉलेशन ऑफ द बिल्डिंग ऑन द पार्किंग लॉट, दैट्स इट। इसमें कोई फाइनेंशियल इसका कोई एस्पेक्ट ही नहीं है, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि 40,000 में ये वाला एक एलिमेंट भी शामिल है, ठीक है तो है। तो अभी हमने क्या डबल एंट्री पास करनी है, आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाई, नॉन करंट एसेट एक वजूद में आया, राइट, और वो नॉन करंट एसेट आपकी मिल्कियत में, आपकी ओनरशिप में है, तो आप क्या करोगे, उसको नॉन करंट एसेट को डेबिट करोगे, बिल्डिंग को आप डेबिट करेंगे, बिल्डिंग का कोड है 22, और किसको क्रेडिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे 40,000 से। क्लियर है, तो इसमें डबल एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पे देख लें, ये आपके पास जर्नल एंट्रीज हैं, इस तरीके से आपने इसको करना है। डेट आ जाएगी जुलाई 1 की, कैश अकाउंट आपने डेबिट करना है, रिजवान कैपिटल अकाउंट वही टर्म्स इस्तेमाल करनी है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, 50 को क्रेडिट कर देंगे 4,50,000 से, और नीचे आपने लिख दिया कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड या कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है, या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितनी हमने डिफरेंट वो पढ़ चुके हैं हम लोग इसकी नरेशंस में, राइट। तो आप कुछ भी लिखो लेकिन उसको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जुलाई 2 में क्या हो रहा था, आपने लैंड को परचेज किया है जिसका कोड है 21.4 मिलियन का, कैश में डाउन पेमेंट आपने कर दी थी 2,80,000 की, और रिमेनिंग 1,120 का आपने क्या कर दिया था, नोट्स पेएबल अकाउंट। तो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर देंगे, लैंड परचेज थ्रू कैश एंड इशुएंस ऑफ नोट्स पेएबल, ताकि वो आपका क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंसाइज हो गया ये, ठीक है। तो आपने अब नरेशन लिखना है तो आप इस तरीके से लिख देंगे कि आपके पास दोनों एस्पेक्ट इसमें क्लियर हो जाए, कोई टेंशन ही ना हो कि भाई हमने कोई चीज मिस आउट कर दिया है। लैंड परचेज थ्रू कैश, थ्रू की प्रॉपर स्पेलिंग, ठीक है, OUGH, थ्रू कैश एंड इशुएंस ऑफ नोट्स पेएबल, यानी कि आपने लैंड परचेज किया कैश के थ्रू और नोट्स पेएबल के थ्रू, यानी देयर वाज अ कॉम्बिनेशन, और क्या कॉम्बिनेशन था उसके लिए आप फिर ऊपर देख लें। फिर आपके पास तीसरी ट्रांजैक्शन जो भी हमने डिस्कस की, आपने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया था, बिल्डिंग को आपने डेबिट कर देना है, कैश को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड लिख दें,
कोई भी, ये पैक की टर्म्स हैं, पैक ने टर्म्स ये वाली यूज की हुई है, शायद आई कैप की है, आई एम नॉट श्योर दो, ठीक है, लेकिन ये कि यू कैन राइट इन एनी वे दैट यू वांट, ठीक है, बस इसको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। चलें ऑफिस इक्विपमेंट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे देखें नीचे, हम नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, लाइबिलिटी का नाम लिख रहे होते हैं, राइट, पेबल अब आपके पास आ गया, ऑफिस इक्विपमेंट हमने खरीदा, तो हम अगर कोड ना गिवन हो तो हम क्या करते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और सुजुकी एंड कंपनी क्रेडिट, राइट, पेबल सुजुकी एंड कंपनी। लेकिन यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है ना, आपके पास सुजुकी एंड कंपनी के नाम के कोई लाइबिलिटी अकाउंट है ही नहीं, कोई कोड है ही नहीं, तो फिर आप क्या यूज करेंगे, अकाउंट्स पेबल, ठीक है। तो अब आपने फिर क्या टर्म इस्तेमाल करना है, ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, और उसका आपने कोड यूज कर लेना है। मोहसिन यही किया हुआ, ठीक है, आपने यही किया हुआ है मोहसिन, इसी तरह से किया हुआ है, या सुजुकी एंड कंपनी लिखा हुआ है, आपने वही वाली टर्म्स यूज करनी है। फिर आपके पास आखिरी आ जाएगा, पे 20,000 ऑफ द अमाउंट और टू सुजुकी एंड कंपनी। अब इसमें आपको पता है लगाने की जरूरत ही नहीं है कि पेमेंट थ्रू कैश हुई या थ्रू चेक हुई, क्यों, क्योंकि लेजर ही एक है, भले कैश इन हैंड के थ्रू हुई हो भले चेक के थ्रू हुई हो, आपको पता है कि जी, और इसमें ज्यादा ऑब्वियसली क्योंकि बैंक अकाउंट ही आपके पास खुला हुआ था, आप बैंक अकाउंट से ही आपने अपना बिजनेस शुरू किया, तो नेचुरली सी बात है, पैसे भी आपके सारे के सारे सो फार बैंक अकाउंट में ही पड़े हुए हैं, तो चेक भी इशू किया होगा, राइट। तो ये आपने क्या कर देना है, कैश आपने क्रेडिट कर देना है, अकाउंट पेबल डेबिट कर देना है, दैट्स इट, बन जाएंगे। अब रनिंग बैलेंस लेजर्स, ट्रायल बैलेंस बनाए, बैलेंस होगा, राइट। अच्छा जी, अब चलेंगे अपने पास नोट कर लें, आईकैप की वेबसाइट पे ये क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल होगा। इस अटेम्प्ट में कैफ सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, तो आपने कैफ वाले में जाना है सेक्शन में, ठीक है। ऑटम 2014 क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज योर होम असाइनमेंट। अब इसमें भी एक दो चीजें हैं जो कि शायद आपको अभी समझ में ना आए, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई देम। मैं ये देखना चाह रही हूँ, मैं आपको क्या इस तरह से, मैंने शायद ये बात पहले भी बता चुकी हुई हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अब आपसे पूछा गया है कि जी हमें डबल एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है, वो एक ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई है, आई कैप का एग्जाम है, ठीक है, ट्रांजैक्शन आपके सामने लिखी हुई है, उस ट्रांजैक्शन में आपने दो आइटम्स को आइडेंटिफाई कर तो लिया, आपको पता है कि डुअल इफेक्ट है, होना है, मिनिमम मिनिमम दो आइटम्स इन्वॉल्व होने हैं उसमें। अब आपको लग रहा है कि ठीक है दो आइटम है तो सही, लेकिन आपको सिर्फ एक आइटम की फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट पता है, उसमें फॉर एग्जांपल कोई पेमेंट हो रही है थ्रू चेक, तो आपको ये तो पता है कि बैंक को मैंने क्रेडिट करना है उस फिगर से, दूसरे आइटम का आपको पता ना हो, समझ ना भी आए, तो आप एटलीस्ट डेबिट तो करेंगे ना उसको, जो भी आइटम है, और वो फिगर वहां लिख देंगे। तो ना समझते हुए भी आप क्या करोगे, जर्नल एंट्री तो आपकी ठीक हो गई, ठीक है, जर्नल एंट्री तो आपकी ठीक हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने करना क्या है, जो चीज मुझे पता है मैं उसको तो डाल दूं, और जो चीज जिसकी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसको मैं डेबिट ऑपोजिट उसका चेक कर दूं, इज दैट राइट। तो अब जो आपका क्वेश्चन नंबर C1 है उसमें सिर्फ दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जो कि शायद आपको समझ में ना आए, बाकियों में यू हैव टू अटेम्प्ट इट, ठीक है, अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, इंशाल्लाह C1 को हम डिस्कस करेंगे कल, राइट। और C1 आपका क्या है, ऑटम 2014 का क्वेश्चन नंबर 8, और ये चाहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज भी दें ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने ये किया हुआ है, जिस तरह पीछे से आई कैप का सोल्यूशन नहीं देखना, ठीक है, आई कैप का सोल्यूशन नहीं देखना, जैसे कि तैसे करके मुझे तीनों पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स हैं, इसके भी जर्नल एंट्रीज मांगी गई है, लेजर्स मांगे गए हैं, लेजर्स में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि रनिंग बैलेंस लेजर चाहिए, तो आप टी अकाउंट भी बनाएं, ठीक है, टी अकाउंट बनाना ज्यादा मतलब इट टेक्स लेस टाइम, राइट, और आपके पास ट्रायल बैलेंस है उसमें, तो आपने C1 करना है, मुझे स्नैप्स भेजने हैं, और इन एनी केस मैं कल उसको डिस्कस भी कर लूंगी, राइट। अच्छा जी, अब जस्ट गिव मी अ मिनट, हमारे पास सिचुएशन ये है कि अब हमने ट्रायल बैलेंस की हद तक सारा काम कर लिया, राइट।
और प्रैक्टिस में मैं आपको आपके होम असाइनमेंट्स के लिए भी देती जा रही हूँ, तो उससे भी होपफुली आप लोगों की ट्रायल बैलेंस की प्रैक्टिस हो रही होगी। अच्छा जस्ट चलें जी। अच्छा इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब आप अपने क्वेश्चन बैंक की भी प्रैक्टिस, पैक का तो क्वेश्चन बैंक ऑलमोस्ट मैंने पूरा करा दिया, ठीक है। पैक का जो क्वेश्चन बैंक है वो मैंने ऑलमोस्ट पूरा करा दिया है। ये आपके सामने मैंने आईकैप का क्वेश्चन बैंक खोला हुआ है जो कि आपके आईकैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। अब आप इसमें से भी जो से सवाल मैं आपको कह रही हूँ आप वो कर सकते हैं आज के दिन, ठीक है। और आज के दिन हम इंशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी देख लेंगे, फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह से बनाते हैं, या हो सकता है वो हमारा कल जाके कंप्लीट हो, आज शुरू कर देंगे। 4.1 अभी आपने नहीं करना है, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हुई है। 4.2 आप कर सकते हैं, ठीक है। 4.2 में एग्जैक्टली वही सारी चीजें, ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है। आप नीचे आ जाए। अब आपने ये मेरे ख्याल से मैं बात कल डिस्कस कर चुकी हूँ ना, मेन लेजर वाली बात आपने अभी इग्नोर कर देनी है, वो हम इंशाल्लाह बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज नहीं बल्कि वो चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपने बनाना क्या है, सिंपल टी अकाउंट्स बनाने हैं और इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि आप डायरेक्टली डबल एंट्रीज को पोस्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। सेम गोज फॉर 4.3, ठीक है। तो 4.2 और 4.3 आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, अच्छा यहाँ तक दे बता दें कोई इश्यू तो नहीं है, सो फार सब चीजें क्लियर हैं। डबल एंट्री से शुरू किया हमने, पोस्टिंग की, और हम अब कहां पर आ गए, ट्रायल बैलेंस तक आ गए। ट्रायल बैलेंस तक पूरे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम या कोई इश्यू तो नहीं है मोहसिन? ठीक है, आज उस्मान नहीं आए क्लास में, चले क्लियर है, जबरदस्त। अब हम आते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद का क्या स्टेप है। कल मैंने क्लास में ये बात डिस्कस की थी कि आपके पास ट्रायल बैलेंस बनाने के पर्पसेस हैं, यूजेस हैं। एक यूज तो ये है कि आपको पता लग जाता है कि जी आपको एटलीस्ट थोड़ी सी तो तसल्ली हो जाती है कि आपने काम ठीक किया है अगर आपका डेबिट और क्रेडिट कॉलम इक्वल आ रहा है, राइट। तो हर जगह पे जहां पे भी डेबिट और क्रेडिट आ रहा है का सिनेरियो है, पूरी अकाउंटिंग में ही होता है, तो जहां पे भी खास तौर पे इस तरह का कोई सिनेरियो होता है वहां पे अगर आप डेबिट और क्रेडिट आपका मैच कर जाए तो इसका मतलब है कि एटलीस्ट यूर अ बिट ऑन द राइट ट्रैक, यू मे बी परफेक्टली ऑन द राइट ट्रैक, मतलब आपको एक थोड़ी तसल्ली हो जाती है। फिर मैंने आपको ये बात भी बता दी कि जरूरी नहीं है कि सारे एरर्स की आइडेंटिफिकेशन और ट्रायल बैलेंस में, जरूरी नहीं है कि अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो तो वो आपका, इसका मतलब है आप बिल्कुल ठीक हो, परफेक्टली और करेक्ट हो। नहीं, ये बात नहीं है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो फार हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है, ट्रायल बैलेंस अगर आपका बैलेंस कर गया उसका मतलब है यूर राइट, राइट। ठीक है जी। नंबर 2 इसका क्या पर्पस था कि आपके पास सारे अकाउंट बैलेंसेस की लिस्टिंग आ जाती है, उस दिन पे कितने आपके पास लेजर्स खुले हुए और उनके बैलेंसेस क्या क्या हैं। तो वो एक किस्म का इट इज अ काइंड ऑफ अ समरी फॉर यू। और तीसरा पर्पस इसका ये है कि दिस विल हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हम आ जाते हैं। मैं बिल्कुल हम बेसिक करेंगे इस लेवल पे, एडवांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज गोइंग टू बी आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, ठीक है। तो ये जो अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये जरूरी नहीं है कि हर कोई इस लेवल पे आपसे डिस्कस करे, बट आई वांट यू टू एटलीस्ट कॉपी डाउन द फॉर्मेट टू गेट अक्वेंटेड विद द फॉर्मेट, ताकि हमें आगे जाके इतना टाइम इस पे ना लगाना पड़े, ठीक है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 50 मिनट्स हैं, इनफैक्ट 45 मिनट्स है, वी कैन डू इट, राइट। अब आपने करना क्या है, अब आपने ये अपने पास स्टेटमेंट जो है इसका फॉर्मेट अपने पास कॉपी करना है। किस तरीके से बनाएंगे, फ्रेश पेज से शुरू करना है। अगर अभी आपने जितनी भी क्वेश्चन किए हैं कोई नोटिंग कर रहे थे और नीचे अगर जगह छूटी हुई अभी भले शुरू किया आपने 4-5 लाइनों में फिल किया और बाकी पेज आपका भरा रह भी गया, आपने फ्रेश पेज पर आ जाना है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस से अब हमने बनानी है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि हमारा क्या था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, कि हमें क्या बनाना होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, ताकि उसके बेसिस पे हमारे जो पोटेंशियल यूजर्स हैं, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, वो उसको इस्तेमाल करके डिसीजन मेकिंग करें, इंटरप्रिटेशन करें, राइट। तो सबसे पहले आपके पास आप बनाते हो SOCI, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। किस तरह से होता है, पेज के बीच में सबसे पहले हेडिंग आएगी नेम ऑफ द बिजनेस। सोल ट्रेडर पे हम बात करें, पार्टनरशिप की हम बात पार्टनरशिप के टॉपिक में करेंगे।
तो पार्टनरशिप के टॉपिक पे आने तक हम सारा काम किसका कर रहे हैं, सोल और वो भी ट्रेडर, सोल ओनर और वो भी ट्रेडर, नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो अगर आपके पास बिजनेस का कोई नाम नहीं गिवन है, कोई आपके पास दुकान का नाम नहीं गिवन, तो आप क्या लिखोगे, सोल ट्रेडर का खुद का नाम, राइट। फिर उसके बाद इसकी अगली 9 लाइन में आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। दिस इज द टाइटल ऑफ द स्टेटमेंट और इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसका नाम यही है, एसओसीआई। पुराना नाम जो कि काफी अभी बिजनेसेस अभी भी यूज कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो इट्स द सेम थिंग। और नीचे आपने लिखना है एग्जैक्टली यही टर्म्स फॉर द ईयर, हो सकता है मंथ एंड पे मंथ का पूरा आपको बनाना है, वैसे ज्यादातर ईयर का ही होता है तो इसको इसी तरह करते हैं। क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है ईयर एंडेड या मंथ एंडेड आपने वही लिखना है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, आगे डेट, ठीक है, आगे आप लिख देंगे डेट। फिर आपको बनाने हैं बेसिकली 2 कॉलम्स आपके आएंगे सबसे एक्सट्रीम, इस साइड पे 2 कॉलम्स आप डालेंगे रुपीस के, एंड देन यू विल स्टार्ट विद व्हाट, सेल्स। अभी ये फॉर्मेट कॉपी कर लें, बेसिक फॉर्मेट है। अब हम कर रहे हैं बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नॉट एडवांस्ड, राइट, ठीक है। सेल्स लेस क्या करेंगे इसमें से, अगर कोई सेल्स रिटर्न्स हुई थी, ठीक है, तो हम इसीलिए क्या करते थे, सेल्स में से उसको माइनस, सेल्स के टी अकाउंट में उसको लेस नहीं करते थे, हम एक नई टी अकाउंट खोल लेते थे। तब आपने क्या करना है, इस लेवल पे आके आपने उसको लेस करना है, प्रेजेंटेशन के टाइम पे आपने उसको लेस करना है। यहाँ पे इसके आगे आप सेल्स रिटर्न का ऑल्टरनेटिव नाम भी लिख लें, और वो क्या है, रिटर्न इनवर्ड्स। इनवर्ड से इसको याद रखें, आपने कोई चीज सेल की थी, वो इन्वेंट्री आपके पास से चली गई और अब वो क्या आ रही है, वो वापस आपके पास आ रही है, दे कमिंग इनवर्ड्स, उनकी डायरेक्शन इनवर्ड्स है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे रिटर्न इनवर्ड्स, राइट। ये आपके पास एक जो इसका आंसर आएगा, इसके नीचे आपने लाइन लगा देनी है, सिंगल डबल लाइन लग गई, सिंगल लाइन लगा दी, और जो इसका आंसर आएगा वो आपने सेकंड कॉलम में लिख लिया, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपने एक हेडिंग डालनी है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको आप कॉस्ट ऑफ सेल्स भी लिख सकते हैं, सेम थिंग। और इसके नीचे आपने लाइन लगा दी कि ये कोई हेडिंग है। अब इसमें आपने क्या लिखना है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की जो भी फिगर गिवन है वो आपने लिख दी। ओपनिंग स्टॉक से क्या मुराद है, स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। स्टॉक क्या था, एसेट था, है ना। एक हमने अभी तक उसको एसेट की तरह ट्रीट नहीं किया, लेकिन आप देखेंगे आगे जाके एसेट है ये, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक, इसमें आपने लेना है परचेजेस, लेस करना है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड्स। इनवर्ड से मुराद ये ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई रिटर्न जो कि इनवर्ड्स आ रही हो। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कोई चीज रिटर्न कर रहे हैं और उसका डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड्स, बैक टू द सप्लायर, राइट। तो आपने रिटर्न आउटवर्ड्स यहाँ पे लेस कर देना है। फिर यहाँ पे अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, कैरेज इनवर्ड्स के नाम से, क्या होती है मैं एंड में डिस्कस करती हूँ उसको। ये हमने इस फिगर में, ये हम पहले ही कॉलम में, रुपीस का जो पहला कॉलम है ये हम उसी में मौजूद है, ठीक है। रुपीस के आपके पास ये 2 कॉलम्स हैं और ये हम पहले ही कॉलम में फिल कर रहे हैं अभी। और आपने क्या कर दिया, कैरेज इनवर्ड्स यहाँ पे ऐड कर दिया। अब आखिरी आइटम आपके पास होगा क्लोजिंग स्टॉक, ये आपने लेस कर दिया। अब आपके पास
एक आंसर आ जाएगा और वो आंसर होगा पॉजिटिव में, ये आइटम प्लस ये आइटम माइनस ये प्लस ये और माइनस ये। आंसर आपके पास कैलकुलेटर में पॉजिटिव साइन में ही आ रहा होगा, लेकिन अब जो इसका आंसर आप लिखेंगे सेकेंड कॉलम में, उसमें आपने ऐड कर देना है ये ब्रैकेट, यानी कि उसको माइनस में दिखा देना। अगर आपने नोट किया हो, जहां पे भी हमें लेस करना होता है हम उसको ब्रैकेट्स में शो करते हैं, ठीक है। दिस इज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस, इसको आपको इस तरह से करना है, माइनस साइन नहीं लगाते, ठीक है, ब्रैकेट्स में शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो आपने क्या किया, जो भी आपके पास आंसर आया उसको अब आपने लिखना है रुपीस के सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम रुपीस का बेसिकली क्या है, सारी टोटलिंग समेशन ऐड लेस करके जो भी फिगर आ रही है वो हम सेकंड कॉलम में लिख रहे हैं। तो ये फिगर आपके पास पॉजिटिव आएगी, लेकिन इस कॉलम में लिखते लिखते आपने माइनस में कर देना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस, जो भी इसका आंसर आएगा उसको आपने क्या करना है, लेस करना है, ठीक है। इज दैट क्लियर यहाँ तक? बस फॉर्मेट जैसे याद कर ले, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत जितनी भी लॉजिक है वो भी मैं साथ साथ बताती जा रही हूँ, ठीक है। अब आपने करना क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर लिखने के बाद यहाँ पे भी आपके पास एक फिगर आ रही है, यहाँ पे आपके पास एक चीज माइनस हो रही है, आपने इन दोनों को माइनस कर देना है। दिस अमाउंट सेल्स की, नेट सेल्स की अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अब आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर है वो माइनस में भी आ सकता है, वो प्लस में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी अमाउंट है 10, राइट, और इसकी अमाउंट है 15, ये नेगेटिव में है, तो 10 माइनस 15 आंसर क्या आएगा, -5। तो माइनस में भी आंसर आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी फिगर, राइट। तो आपने क्या करना है, माइनस में आंसर आएगा उसको ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस में आंसर आएगा तो आपने उसको, पॉजिटिव आंसर आएगा तो आपने उसको ब्रैकेट नहीं लगाने। और इसको हम क्या कहते हैं, अगर तो आंसर पॉजिटिव आता है तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो हम उसको कहते हैं ग्रॉस लॉस, राइट। फिर उसके बाद आपने लिखना है ये ऐड कर देंगे अदर इनकम, ये भी आपकी हेडिंग भी आ सकती है। अगर फॉर एग्जांपल अदर इनकम में उसने आपको दिया हुआ है रेंट इनकम, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, मैं एग्जांपल्स लिख रही हूँ सिर्फ, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम, आपने इंडिविजुअल इनकम्स यहाँ पे लिखने हैं और मैं आगे ईटीसी लिख रही हूँ कि दिस इज नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा आपके पास बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उनकी फिगर्स को यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे भी हमने क्या कर देना है, पॉजिटिव साइन में लिख देना है, ठीक है, क्योंकि ये ऐड होनी है फिगर। क्लियर है यहाँ तक? जी मोहसिन, क्लियर है? ठीक है, जबरदस्त। फिर आपके पास एक और हेडिंग आ जाएगी, लेस करना है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसमें आपने क्वेश्चन में जितने भी अदर दूसरे एक्सपेंसेस गिवन हो, फॉर एग्जांपल टेलीफोन एक्सपेंसेस हम पढ़ चुके हैं, राइट। परचेजेस भी आपका एक एक्सपेंस होता है, लेकिन आप वो वाला एक्सपेंस ऑलरेडी यहाँ ले जा चुके हो, ठीक है, ये रहा परचेजेस। तो परचेजेस दोबारा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस फॉर एग्जांपल, इसी तरह आपके पास रेंट एक्सपेंस, क्वेश्चन में आपने देखना है कि कितने गिवन होंगे, वो सारे इसके आगे मैं ईटीसी अगेन लिख रही हूँ। इनके साथ भी आपने क्या करना है, इन सबका टोटल करना है, और इसके लिए भी क्या लिखा हुआ है, लेस। टोटल करके जब इस कॉलम में आएंगे तो ब्रैकेट्स में लिख देंगे, ठीक है। ये काम हो गया। आपने फिर जब आंसर निकालेंगे तो अगेन जो नेट आंसर है किसका, दिस प्लस दिस माइनस दिस, राइट। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर है वो भी या तो पॉजिटिव में आएगा या नेगेटिव में आएगा। इसके नीचे आपने डबल लाइन लगा देनी है, यानी कि अब हमने
कोई और एडिशन या डिलीशन इसमें से सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। अब जो ये आंसर आएगा इसको हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, अगर तो पॉजिटिव में, और अगर नेगेटिव में है तो नेट लॉस। क्लियर है? चले, कर लिया नोट? चले, अब हम ये देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में फिर देखते हैं कि चीजें क्या क्या आई हैं। अगर आप नोट करें तो इसमें सारे आइटम्स किसके हैं? इनकम्स एंड एक्सपेंसेस के हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ दीज टू। राइट? ठीक है, सही है। सारे हमारे पास इनकम्स और एक्सपेंसेस यहाँ पर आने हैं, इंक्लूडिंग, और इसके अलावा हमने एक टाइप ऑफ एसेट भी लेना है जो कि आपका क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक है। इसमें हो क्या रहा है? ऑल इनकम माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिकली हमने काम यहाँ पे क्या करना है, सारे इनकम्स को हमने पॉजिटिव में दिखाया, सारे एक्सपेंसेस को हमने नेगेटिव में दिखाया, और सारी फिगर्स को हमने ऐड या लेस किया, और रिजल्टेंट आंसर हमारे पास आ गया नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और बीच में हमने ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस भी कैलकुलेट कर लिया। यानी कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आप इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को बेसिकली डील करते हो। ठीक है, अब इसमें जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का क्या सिनेरियो है, ये इसकी क्या लॉजिक है, ये मैं इंशाल्लाह आपको कराऊंगी इन्वेंट्री का टॉपिक कराते हुए। ये मैं पूरा आपको सिस्टम समझा दूंगी। ठीक है, कि क्या है, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इसको याद रखना है, फॉर्मेट को याद कर लेना है। राइट? अब अगर हम याद करें तो हमारे पास जो मैंने आपको हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए हुए हैं वो कितने हैं? 6 हैं। एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, ड्रॉइंग, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। राइट? तो इन 6 हेड्स ऑफ अकाउंट्स में से आपने 2 तो अकाउंट फॉर कर लिए, यानी अकाउंट फॉर से क्या मुराद? प्रेजेंट कर लिए किसी रिपोर्ट में। रह कितने गए? बाकी 4 रह गए। उनके लिए हम क्या बनाते हैं? अब आपने बिल्कुल दोबारा फ्रेश पेज पर आ जाना है। अगर आपके पास नीचे इसकी जगह छोटी रखी पड़ी हुई है, आपने उसको इग्नोर कर देना है, या चले फॉर्मेट बनाने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको नए पेज से ही शुरू करना होगा। और अब आपने क्या करना है? अब आपने एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिसमें एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल और ड्रॉइंग्स आ जाए। ठीक है, उस स्टेटमेंट हमको क्या कहते हैं? उस स्टेटमेंट को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन। सेकेंड लाइन में स्टेटमेंट की टाइटल आ गई, और थर्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे? अब यहाँ पे आप फॉर द पीरियड, फॉर द ईयर एंडेड नहीं आएगा, यहाँ पे आता है एज एट की टर्म या एज ऑन द डेट गिवन इन द क्वेश्चन। सेम डेट होगी, डेट यहाँ पे सेम ही होगी, एक्स होगी, यहाँ पे भी एक्स होगी, लेकिन उससे पहले जो टर्म्स इस्तेमाल हुई है वो डिफरेंट हो जाएंगी। यहाँ पे भी हमने यही करना है, हमने रुपीस के 2 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, और सबसे पहले वी स्टार्ट विद एसेट्स। एसेट्स की एक बड़ी हेडिंग आएगी। अब एसेट्स में हमने 2 काइंड्स पढ़े हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। तो पहले हम किसको प्रेजेंट करेंगे? नॉन करंट एसेट्स को। तो आपने एसेट्स की मेजर हेडिंग डाली और उसके नीचे एक और छोटी हेडिंग डाल दी नॉन करंट एसेट्स की। हेडिंग इसलिए डालनी पड़ेगी क्योंकि हमें स्पेसिफिकली बताने पड़ेंगे ना क्वेश्चन में अगर गिवन होगा। अब यहाँ पे जरा बात गौर से सुनिए। अब आपके पास बहुत सारे नॉन करंट एसेट्स क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। राइट? अगर तो उसमें लैंड भी है तो ये बात आपने याद रखनी है, बाकी सिनेरियो में तो आपको ऑर्डर मेंटेन करने का ऑब्वियसली जहां पे जरूरत पड़ी है वो तो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तो आपको करना ही है। सेल्स पहले आएगा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अदर इनकम में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं आइटम्स को, एक्सपेंसेस में आपके ऊपर नीचे आइटम्स हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों जगहों पे आपका ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पे अब ऑर्डर इम्पोर्टेंट
हो जाता है लैंड सबसे पहले आएगा अगर तो वो इन्वॉल्व है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग्स है तो एक ही लाइन में लैंड एंड बिल्डिंग्स कर दे, लेकिन ख्याल क्या रखना है, नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में सबसे पहले वो आना है। ठीक है, क्लियर है बात। गुडविल की बात आएगी, वो मैं इंशाल्लाह पार्टनरशिप्स में आपको कराऊंगी। नॉन करंट एसेट, गुडविल भी नॉन करंट एसेट है एक और टाइप, लेकिन अभी हम उसको नहीं पढ़ रहे। ठीक है, लैंड हो गया। अगर कोई बिल्डिंग है तो हमने बिल्डिंग्स कर दी। फिर आपके पास आगे फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स में यहाँ से कहते हैं उसको ज्यादातर। ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स हो गया, मोटर व्हीकल हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नॉर्मली मोटर व्हीकल्स, ये प्रैक्टिस के हिसाब से मोटर व्हीकल्स को सबसे आखिर में रखते हैं। इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, वो इंशाल्लाह आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्लियर हो जाएगा। उसके पीछे भी एक लॉजिक है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने इन सबको ऐड किया, जितने भी नॉन करंट एसेट्स आ रहे हैं ओके, बेसिकली कहाँ से आप फिगर्स पिक कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस से। ठीक है, आपने ट्रायल बैलेंस आपके सामने पड़ा हुआ है, आपने उसमें से सेल्स पिक कर ली और वो यहाँ पे डाल दिया, एक्सपेंसेस को पिक किया, यहाँ लिख दिया। अब उसमें डेबिट या क्रेडिट से अभी आपका सो फार कोई कंसर्न नहीं है, आपने सिर्फ फिगर्स उठा के ऐड या लेस करनी है। वो इंशाल्लाह मैं बेसिक जब हम एडवांस पर आएंगे तो मैं आपको ये बात भी बता दूंगी कि डेट माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है उसका, राइट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। तो इसी तरह ट्रायल बैलेंस जब आपके सामने खुला हुआ है तो आप देख रहे हो कि लैंड भी आ रहा है उसमें, बिल्डिंग्स भी आ रहा है उसमें, फिगर्स आपने उठा के यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे, इनको टोटल करेंगे और इसको यहाँ पे पॉजिटिव में आंसर इसका लिख देंगे। फिर आपके पास एक हेडिंग आएगी छोटी अगेन, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी आपको थोड़ा बहुत ऑर्डर पे ध्यान देना है। इन्वेंट्री या स्टॉक जिस भी नाम से हो वो सबसे पहले आएगा। ठीक है, फिर आपके पास आएगा डेटर्स। डेटर्स क्या कहते हैं इसको, हमने पढ़ा हुआ है रिसीवेबल्स, एक ही मतलब है दोनों का। ठीक है, डेटर्स हो या रिसीवेबल्स हो, आपने फिर क्या लेना है, फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे प्री पेमेंट्स के बारे में। ठीक है, वो अभी हम नहीं कर रहे। कोई प्री पेमेंट्स वगैरह के नाम का कोई आइटम होगा तो फिर हम वो लेंगे। कोई और एसेट हुआ वो ले लेंगे। अब आपके पास दो करंट एसेट्स रहते हैं, क्या, सेकंड लास्ट में आएगा हमेशा अगर कैश एट बैंक मौजूद है तो वो, और सबसे आखिर में आएगा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड को आप पेटी कैश भी कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में, राइट। तो सबसे आखिर में आपने कैश इन हैंड या पेटी कैश को लेना है और सेकंड लास्ट उससे ऊपर आएगा कैश एट बैंक। ठीक है, तो ये आपने इसको भी ऐड किया और उसका भी टोटल यहाँ पे पॉजिटिव में लिख दिया। अब आपके पास क्या सिचुएशन है, सारे टाइप्स ऑफ एसेट्स अकाउंट्स यहाँ पे प्रेजेंट हो गए ना, उनको आपने हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कोई और एसेट अब नहीं बचा, राइट। अब आपने क्या करना है, करंट और नॉन करंट एसेट्स इन दोनों के टोटल्स को ऐड कर देना है और ये आंसर डेफिनेटली आपका पॉजिटिव नहीं आएगा। और इसके नीचे भी आपने क्या लगा देना है, डबल लाइन लगा देना है और इसको हम टाइटल देंगे टोटल एसेट्स। अब यहाँ पे भी डबल लाइन आ गई, लेकिन अब इसके बाद जो हमने काम करना है वो फ्रेश पेज से शुरू नहीं करना। अगर आपके पास पेज बचा है तो आप नीचे से ही कंटिन्यू कर लेंगे, और ऑब्वियसली अगर आपके पास पेज ही खत्म हो गए तो फिर तो आपको फ्रेश पेज खोलना ही पड़ेगा। ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ही काम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट एक पार्ट ऑफ कैलकुलेशन इज कंप्लीट। टोटल एसेट्स आपने निकाल लिया। अब आप क्या हेडिंग डालेंगे, बड़ी हेडिंग डालेंगे एक लाइन छोड़ के, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब आपके पास दो चीजें रहती हैं, एसेट्स आपने सारे के सारे प्रेजेंट कर दिए, इनकम प्रेजेंट हो गया, एक्सपेंसेस प्रेजेंट हो गए, राइट। अब आपके पास बारी क्या रहती है, कैपिटल, ड्राइंग्स और लायबिलिटीज की। अब कैपिटल और ड्राइंग्स को इन अ बिगर पिक्चर वी कॉल इक्विटी। कैसे होता है, इक्विटी क्या है, कैपिटल और ड्राइंग्स क्या होता है, वो जरा यहाँ पे देख लें।
इक्विटी क्या कहलाता है? कैपिटल, ये तो है, जाहिर सी बात है कैपिटल का ऑपोजिट है ड्राइंग, तो वो इसमें से लेस होगा। अब इसमें एक और चीज आ जाएगी, एड। हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी भी ओनर ने जो भी बिजनेस होता है उसमें जो प्रॉफिट कमाया जाता है वो सारा का सारा किसका पैसा है, किसको बिलोंग करता है? ओनर को। इक्विटी में बेसिकली हम शो करते हैं कि ओनर का कितना पैसा पड़ा हुआ है बिजनेस में। तो एक उसने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो आ गई, उसमें से अगर उसने कोई डिसइन्वेस्टमेंट की हुई है, ड्रॉइंग की हुई है, तो वो माइनस हो जाएंगी। अगर बिजनेस का कोई प्रॉफिट है, कौन सा? नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो वो भी किसको बिलोंग करता है? ओनर को। और अगर कोई नेट लॉस होता है वो भी ओनर को बिलोंग करता है। ये दोनों फिगर्स आपकी कहां से आएंगी? ये दोनों फिगर्स आएंगी आपने एक पेज पहले जो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाया था और उसमें जो भी आंसर आया था वो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो बात आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। तो करेंगे क्या? रुपीज वाले कॉलम में कैपिटल लेस ड्राइंग, अगर तो उस साल नेट प्रॉफिट होता है तो वो ऐड करेंगे, और अगर नेट लॉस हुआ था तो वो लेस कर देंगे, और ये आंसर भी आपका पॉजिटिव में आएगा, इसको पॉजिटिव में ही आपने लिख देना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बात मोहसिन? तो आइदर ऑफ द टू होगा, या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, है ना, इसीलिए मैंने आगे इसके और लिख दिया। ठीक है, चले जबरदस्त। तो आपके पास इक्विटी क्या है? इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो यस इट इज काइंड ऑफ व्हाट, कैपिटल, लेकिन उसमें फिर आपके पास एक एडिशनल चीज क्या आ जाती है? उस साल का नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस। तो लेमैन टर्म्स में अगर मैं आपको ये समझाऊं तो इक्विटी क्या है? इक्विटी इज ऑल द मनी इन द बिजनेस दैट बिलोंग्स टू द ओनर, ऑल द अमाउंट, राइट। और वो अमाउंट खास टर्म्स में किस किस को कहते हैं हम? ठीक है, कैपिटल है, ड्रॉइंग्स है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो आपको पता है कि हर आइटम का क्या होता है? डुअल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आप इससे मत कंफ्यूज हो गए, अच्छा जी कैश एंड बैंक ये भी तो बिलोंग करता है ओनर को। ठीक है, कैश एंड बैंक भी है, लेकिन कैश एंड बैंक एक एसेट है और उसका डबल इफेक्ट कहाँ पे होगा? वो किसके थ्रू आपने परचेज किया? कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की थी, उसके थ्रू परचेज किया। तो टेंशन नहीं लेनी, हर आइटम के डबल एस्पेक्ट होंगे। तो आपके पास एक एस्पेक्ट ये भी है कि आपने, जाहिर सी बात है, ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ बिजनेस में और उसी पैसे से आपने एसेट खरीदे हैं, उसी पैसों से आपने इन्वेंट्री खरीदी, उन्हीं एसेट से आपने प्रॉफिट, उन्हीं पैसों से प्रॉफिट कमाया। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ गया, कुछ भी नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। टी अकाउंट्स आपके सारे बने हुए होंगे, आपने बनाए हुए होंगे, ट्रायल बैलेंस बनाया होगा। सिंपली क्या करना है? ट्रायल बैलेंस से कैपिटल और ड्रॉइंग की फिगर पुट इन करनी है और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा आपके एसोसिएट से, राइट। फिर अगली आपके पास हेडिंग आएगी किसकी? लायबिलिटीज की। और लायबिलिटीज में भी आपको पता है कि हम दो किस्मों की लायबिलिटीज पढ़ चुके हैं। एक आपके पास है नॉन करंट लायबिलिटीज। अब उसमें मैं एग्जांपल लिख रही हूँ, कुछ भी हो सकता है ना भी हो। फॉर एग्जांपल बैंक लोन, यानी कि क्या होता है नॉन करंट लायबिलिटी? ऐसी लायबिलिटी जो कि आपको अगले 12 महीनों में पे नहीं करनी, 12 महीनों के बाद पे करनी है, एक साल के बाद पे करनी है। वो जितना भी होगा वो आपने यहाँ पे फिगर लिख देनी है, जो भी लायबिलिटी होगी। ठीक है, वो हमने यहीं पे लिख दी आखिरी कॉलम में। अगर एक ही है तो आखिरी कॉलम में लिख दें सारी। फिर आपके पास आती है करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो अभी हमने अकाउंट्स पेबल पढ़ा, नोट्स पेबल पढ़ा। बाय द वे नोट्स रिसीवेबल भी होता है, वो हमारा एसेट होता है, अकाउंट्स रिसीवेबल की तरह वो ट्रीट होता है। ठीक है, नोट्स पेबल हो गया, अकाउंट्स पेबल हो गया, ये टी अकाउंट्स आपके बने हुए होंगे। और आपके पास क्या है? एक और चीज है अक्रूड एक्सपेंसेस के नाम से हम पढ़ेंगे आगे, चाहे तो लिखें चाहे तो ना लिखें इसको। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लायबिलिटी आगे जाके पढ़ेंगे। तो आपने क्या करना है, जितनी भी करंट लायबिलिटीज हैं ये सारी वो लायबिलिटीज हैं आप जो आपने ड्यूरिंग द नेक्स्ट 12 मंथ पे करनी है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, कोई फिगर
रुपीज के सेकंड कॉलम में कोई फिगर माइनस में नहीं आ रही, सब ऐड करने हैं। टोटल एसेट्स आप ऐड करके फारिग हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इक्विटी प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस टोटल करंट लायबिलिटीज। अब आपने इन तीनों फिगर्स को ऐड करना है और एक फिगर आ जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज, राइट। सही है। अब अगर मैं आपको एक बात ये बताऊं कि बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट वो है जिसमें आप सारे एसेट्स को लिखते हो, दूसरा पार्ट सारा वो है जिसमें आप इक्विटी और लायबिलिटीज को लिखते हो। तो अगर आप जरा गौर करें, एसेट्स वाली वो साइड है जहां पे सारे डेबिट बैलेंसेस लिखे हुए हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ज्यादातर क्या है, सारे विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्रॉइंग क्रेडिट बैलेंसेस हैं। तो यहाँ पे भी डेबिट और क्रेडिट का सिनेरियो आ गया। इसका क्या मतलब है, टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आपके पास इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने काम सही किया है, राइट। क्लियर है बात, कहाँ गया टोटल एसेट्स, ये ऊपर बहुत आ गया, सही बात, सही है। तो ये तो हम इंशाल्लाह भी क्वेश्चन करेंगे, तो फिर हम उसको करते रहेंगे। फॉर्मेट आपने कॉपी कर लिया मोहसिन? जी चले, जबरदस्त। एक काम करते हैं, इसका एक क्वेश्चन है वो फिर हम कल ही इंशाल्लाह शुरू करते हैं। कल एक ही क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ कराऊंगी, बाकी आप स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चन बैंक से मैं आपको बोल दूंगी, आप अटेंड कर लीजिएगा। बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट टेस्टेड इन आईकैश एग्जामिनेशन, ये सिर्फ आपकी कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग के लिए, ताकि आगे जाके एडवांस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते रहे, मुझे बार बार चीजों को रिपीट ना करना पड़े, ठीक है। तो आई हैव अ क्वेश्चन, कल हम इंशाल्लाह उसको देखेंगे और वो मोस्ट प्रॉब्ली आधे पौने घंटे में हो जाएगा। एंड देन टुमारो वी विल स्टार्ट विद बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज इंशाल्लाह, ठीक है। और आपका डबल एंट्री बुक कीपिंग का मैं फिर टेस्ट लूंगी ऑन फ्राइडे। तो आज ट्यूसडे है, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं टेस्ट करूंगी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डबल एंट्री बुक कीपिंग ट्रायल बैलेंस तक। तो आज आपके पास ट्यूसडे, वेडनेसडे, सॉरी वेडनेसडे है, यू गॉट थर्सडे, कल का दिन है, और फ्राइडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो, वन क्वेश्चन आपका दिन है, आपके पास कल का दिन है, आप मेरे से पूछे, मगर फ्राइडे यू कैन मैम क्वेश्चन टाइम, और उसी तरह से आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, ठीक है जी। हेलो है तो आप पूछ सकते हैं अभी। हेलो जी कोई नहीं, मैम क्वेश्चन है if on one same date 3 transactions are occurred, then date will write one time या 3 times? वो ट्रांजैक्शन किस तरह की है, मतलब एक ही सेम डेट कंसेक्टिव 3 ट्रांजेक्शन हो रही हैं। एक ही डेट में 3 ट्रांजैक्शन हो रही है, और आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है। हाँ जर्नल में अब देखो क्या है, देखो अब इसमें आपकी क्या माइक ऑफ कर दो, अब इसमें फिर समझने वाली बात है। तो ये है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि 1 नवंबर को मैं 3 ट्रांजैक्शन कर रही हूँ। पहली ट्रांजैक्शन क्या है, स्टार्टेड बिजनेस with cash ₹1 लाख। और इसी दिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि नवंबर 1 को ही मैंने क्या किया, नवंबर 1 को ही मैंने दूसरी ट्रांजैक्शन इनकर की, जिसमें क्या था, ऑब्वियसली बाद में मैंने किया होगा ना, पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की होगी, परचेज फर्नीचर ₹10,000 कैश, राइट। फॉर एग्जाम्पल 2 ट्रांजैक्शन है, 2 से इसको कर लेते हैं। अब आपने देखना क्या है, ये दोनों ट्रांजैक्शन क्या है, दे आर इंडिविजुअल, दे आर सेपरेट इन देयर ओन सेंस। सेपरेट कैसे, हर ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट अलग अलग है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, राइट।
तो अब अगर ये रिलेटेड नहीं है तो आप इसको क्या करोगे, इसका मतलब है इसमें 2 डबल एंट्री स्टार्ट होंगी। उसके लिए आप क्या करोगे, आप नवंबर 1 लिखोगे, पहले में आप लिखोगे कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, और दूसरे में आप ऑब्वियसली दोबारा अपडेट डालनी पड़ेगी नवंबर 1 की, और उसमें आप क्या कर लोगे, फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। तो आपने समझना ये है कि क्या वो ट्रांजैक्शन आपस में रिलेटेड है, क्या वो ट्रांजैक्शन सेम डबल एंट्री का पार्ट बनेगी या उनके लिए आपने अलग अलग करना है। बात समझ आ रही है? तो अगर आपके पास कोई एग्जांपल है तो आप मुझे वो बता दो ताकि मैं अपने आप को क्लैरिफाई कर दूं। इफ बोथ आर अबाउट परचेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर को या 10 अक्टूबर को चले, 10 अक्टूबर को ये हम कर भी चुके हैं शायद, ये किसी क्वेश्चन में आया हुआ भी है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर डेबिट जो है वो एक ही है, सेम मतलब एक सेम आइटम हो रहा है परचेज, इसमें आपके पास चॉइस है। चाहो तो अगर आप इसको अलग अलग करना चाहो तो आप क्या करोगे, अब देख लेते हैं। एक परचेज किससे हो रही है, एसएन से, तो परचेजेस आपने डेबिट कर दिए 70,000 और एसएन को आपने क्रेडिट कर दिया 70,000, और आपने कहा उसी दिन क्या हो रहा है, मैं भी उसको समझाती हूँ, कॉपी ना करें। उसी दिन क्या हो रहा है, परचेजेस हो रही हैं डेबिट 25,000 और ये किससे हो रही है, दलाल से हो रही है क्रेडिट 25,000। अब यहाँ पे हमारे लिए बेहतर ये देखें क्या हो रहा है, क्रेडिट आपके पास डिफरेंट आइटम्स हो रहे हैं लेकिन दोनों चीजों पे डेबिट एक ही टी अकाउंट हो रहा है, तो बेहतर ये होता है कि आप उसको मर्ज कर दो, एक डबल एंट्री बना लो, टाइम सेव हो जाएगा। पर्पज तो आपका अचीव हो गया ना, आपके पास कोई गलत चीज तो रिकॉर्ड नहीं हुई ना। इस दिन आपने टोटल परचेजेस कितनी की है, 70 + 25, राइट, 95,000, और हम ये बता देंगे एक परचेज हुई है किससे, एसन से, दूसरी परचेज हुई है दलाल से। तो इस सिचुएशन में मर्ज करना आपके लिए बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर एंटायरली डिफरेंट आइटम्स होते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन होती हैं जिनका एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं होता, आइटम्स भी बिल्कुल सेपरेट है, तो उसके लिए फिर आप सेपरेट डबल एंट्री स्टार्ट करो, बेहतर है। जी क्लियर है, चलो जबरदस्त। और कोई सवाल? ठीक है, चलो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं, बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज, ठीक है जी। ओके, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।